हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है। तो हम जहां लास्ट क्लास में छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे बिल्डिंग मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सीमेंट वाले टॉपिक को हम उठा के कवर अप कर रहे थे। देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इफ़ यू आर एस्पिरेंट ऑफ एसएससी जेई और जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस या फिर और भी कोई एग्जामिनेशंस। देन दिस पर्टिकुलर वीडियो क्लासेस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल, बिकॉज इसमें मैं आपका सारा का सारा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से। क्लास में तो सारा कुछ पढ़ा ही रखा है, नो डाउट ये सब क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा ही लोगे, लेकिन हाँ, रिवीजन सेशंस की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो आप क्वेश्चंस को देखते हुए रिवाइज करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो प्राइम टारगेट है वो यही है कि एसएससी जेई 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर एसएससी का प्रिपरेशन हमारा प्राइम टारगेट है ना। सो हम एसएससी के क्वेश्चंस को ही उठा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए, इस वाले सेशंस का यूज आपको कैसे करना है। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए। मैं तो लगातार सोल्यूशन बनाते हुए चलूंगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उतना टाइम दे पाऊँ, है ना। तो आप लेकिन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को बनाइए। ओके, अगर आंसर सही आ जाता है ठीक है, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन भी तो अपन क्विकली बना लेते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुल्ली, मतलब वाटर नीडेड इज कितना, मतलब क्या करने के लिए? केवल हाइड्रेट करने के लिए, है ना। ओनली फॉर हाइड्रेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा? तो देखिए, हमने आपको बोल रखा था टू हाइड्रेट मतलब कंप्लीटली ओनली फॉर हाइड्रेशन 23% ऑफ वाटर हमको चाहिए होती है ना। तो 23% ऑफ 500 kg निकाल लीजिए, मतलब 0.23 इंटू 500 kg इंटू 500 kg। आप ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग ये आ जाएगा 115 kg ऑफ वाटर। इतना आ जाएगा आपको वेट ऑफ वाटर। तो ये 15 kg, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 100 kg, 110 kg, 120 kg, 130 kg। तो मिनिमम आपको कितना चाहिए? मिनिमम आपको चाहिए 115 किलो। सो हम कम से कम कितना प्रोवाइड करें? 110 या 120? 120 प्रोवाइड करेंगे ना। थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो यहाँ पे फुल्ली हाइड्रेट करवानी है, तो 115 तो रिक्वायर्ड ही है। 110 देंगे तो फुल्ली हाइड्रेट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और जल 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 स्पेस को भरने के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 15%। हम फिर रेज्यूम करके चलते हैं, तो ऐसे करके आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो बनता है ना, वो 23 + 15 मिनिमम 0.38 बन जाता है। 0.38 ऐसा बनता हुआ नजर आता है आपको। देखिए, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ, इनमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सीमेंट में सबसे अधिकतम रूप में प्रोवाइड किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अल्यूमिनियम एंड लाइम। ऑब्वियसली लाइम, क्योंकि लाइम की जो परसेंटेज होती है वो 60 to 65% तक हम लाइम प्रोवाइड करते हैं। तो एवरेज इसका लेके चलिए, तो कभी कभी एवरेज आपको किसी किसी क्वेश्चन में पूछते हुए नजर आएंगे वो लोग 63%। तो ये वैल्यू को भी ध्यान रखिएगा, एवरेज या फिर रेंज जो होता है 60 से 65, मिनिमम 60 मैक्सिमम 65, ऐसा ये रेंज है नॉर्मल ओपीसी के लिए, है ना। ठीक है, लाइम के कारण क्या आता है? ये साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर लाइम की परसेंटेज कम होती है तो स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक्सेस लाइम अगर आप डाल दोगे, ठीक है, एक्सेस लाइम अगर डाल दोगे तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। मतलब उस सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट बनाएंगे, फिर वो कंक्रीट जब सेट होगा, रियल टाइम वर्क में यूज करेंगे तो वो सेट होगा। सेट होने के बाद उसमें वॉल्यूम चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वॉल्यूम चेंजेस के कारण क्रैक वगैरह डेवलप हो सकता है। इसी चीज को कहते हैं अनसाउंडनेस। और ये अनसाउंडनेस या फिर साउंडनेस टेस्ट, आपने नाम सुना होगा, एक तरह का टेस्ट है। इसके अंदर हम मतलब अनसाउंडनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम कैसे करते थे? ये हम करते थे बाय यूजिंग साउंडनेस टेस्ट। इसमें ऑपरेटर्स जो यूज करते थे, मतलब अलग अलग मेथड थे। ली चार्टलियर्स मेथड था, फिर ऑटोक्लेव मेथड था। ली चार्टलियर्स मेथड जो था वो केवल ये आइडेंटिफाई करता था अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। ऑटोक्लेव मेथड जो था अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों। फिर सल्फर भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके कारण सीमेंट में अनसाउंडनेस हो सकती है, लेकिन उसका
इफेक्ट पता लगाने के लिए कोई प्रॉपर टेस्टिंग हमारे पास नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 90। एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ क्या? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है अल्कली। ठीक है, अल्कली के कारण एफ्लोरेसेंस होता है, सोडा और पोटास, है ना, बताया था हमने, सोडा एंड पोटास। ये क्या होती है? देखिए ये सारे सॉल्ट्स हैं, बेसिकली क्या है, सॉल्ट, है ना। इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी मैंने सॉल्ट का एक्शन पढ़ाया हुआ था, तो इसी तरह का इफेक्ट ये आपको कंक्रीट में देखने को मिलेगा। सॉल्ट जब, मतलब पानी में जब सॉल्ट वगैरह रहता है, सोडा पोटास वगैरह रहता है, तो वो पानी जब सरफेस पे आती है, फिर पानी तो इवेपोरेट कर जाएगी, लेकिन वो सॉल्ट क्रिस्टल सरफेस पे रह जाते हैं, तो एक वाइट सरफेस पे एक लेयर बन जाता है ना। तो वही चीज को क्या कहा जाता है? एफ्लोरेसेंस, स्टेनिंग, है ना, स्टेनिंग हो जाता है, मतलब दाग धब्बे आ जाते हैं कंक्रीट सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ड्यू टू अल्कली, सोडा एंड पोटास, इनकी परसेंटेज काफी कम होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ क्या? जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम के कैल्सिनेशन से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलती है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों एक ही बात होती है। और जिप्सम हम सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम हम क्यों मिलाते हैं? सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए, सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए हम जिप्सम मिलाते थे, है ना। इसको डिले करने के लिए सेटिंग टाइम कम हो जाती थी, क्यों? अलुमिना के ज़्यादा होने के कारण, C3A के ज़्यादा होने के कारण, है ना, फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम आती थी, फ्लैश सेटिंग। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एक अच्छा क्वालिटी ऑफ सीमेंट में C3S की जो क्वांटिटी है ये अधिकतम होनी चाहिए। एक नॉर्मली अगर सीमेंट की बात करें, इसमें मेजर कंपाउंड जो होते हैं वो C3S एंड C2S होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अगर इनका प्रोपोर्शन का बात करें तो दोनों मिला के लगभग 70% होते हैं, जिसमें से C3S लगभग होती है 40 और C2S होती है 30%। मतलब C3S ज़्यादा होना चाहिए एक अच्छे सीमेंट में। C3S के कारण अर्ली स्ट्रेंथ आपको मिलता हुआ चलता है, अर्ली स्ट्रेंथ, सेटिंग भी एंड स्ट्रेंथ भी, है ना, अर्ली हार्डनिंग। क्लियर है? इट इज़ ए वेरी गुड सीमेंटिंग मटेरियल। कौन सा सबसे बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल के बारे में भी आपसे अगर पूछे, अलग अलग क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो C3S इज वेरी बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। इज इट क्लियर टू यू? देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, इस क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला, द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस। हाँ बिल्कुल, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग, जितना ज्यादा ग्राइंड करेंगे उतना ज्यादा फाइन होता हुआ चलेगा, बिल्कुल। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। बिल्कुल ये बात भी सही है। थर्ड, the phenomena by virtue of which cement does not allow transmission of sound is known as soundness of cement। अरे गलत हो गया ना ये, है ना, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। क्यों? साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मतलब तो अलग चीज है ना, ये तो साउंड का ट्रांसमिशन से जोड़ के बात बना दिया। साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है वॉल्यूम चेंज को रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना, है ना। तो ये साउंड का ट्रांसमिशन से इसका कोई लेना देना नहीं, तो यही तो गलत हो गया, है ना। तो यही आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी पढ़िए, यहाँ से डेफिनेशन आपको मिलता हुआ चल रहा है, तो इन डेफिनेशंस को नोट बना के आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारा स्टेटमेंट्स ध्यान रखना जरूरी है, हो सकता है कोई अगले क्वेश्चन में इन स्टेटमेंट पर ही एक क्वेश्चन दे दिया जाए। नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया, इससे पहले वाले क्लास में भी हमने ये सेम क्वेश्चन को बहुत अलग अलग बार मैंने आपको बता रखा है ना, और कंपैरिजन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब सेम प्रीवियस क्लास कहने का मतलब इसे नाइन्थ वाला है ना, ये 10th वाला पार्ट है, तो 9th वाले में ही। तो यू वर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज इज लो हीट सीमेंट, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें कम चाहिए, है ना। और लो हीट सीमेंट अगर हमको बनानी है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा बॉगी कंपाउंड जिसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा मिलता है उसके परसेंटेज को कम रखेंगे। तो लो हीट सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते वक्त ध्यान रखिएगा C2S की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि C2S के हाइड्रेशन में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है उसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होती है।
है ना, समझ गया बात को, ठीक है। तो और देखिए, तो इनिशियल स्ट्रेंथ तो इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये धीरे धीरे फिर सेट होगी, क्योंकि C2S इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। तो सेटिंग इस सीमेंट की धीरे धीरे होगी, स्लो सेटिंग होगी, कोई बात नहीं। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकलने से क्या फ़ायदा क्या है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको नहीं मिलेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इस कारण से टेम्परेचर स्ट्रेसेस वगैरह नहीं आएंगे, समझ गए। तो डैम क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं, क्लियर है। देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको इतना अंदर तक याद रखना होगा। सब कुछ हमने लिखवा दिया है क्वेश्चन में आपको क्लास नोट्स में। द डायमीटर ऑफ विकार्ड प्लंजर इज 10 mm एंड लेंथ वेरीज फ्रॉम, डायमीटर है 10 mm, लेंथ क्या होगा। लेंथ जनरली होती है, देखिए याद रखिएगा हमेशा, इस प्लंजर का जो लेंथ होता है ये होता है 40 से 50 mm तक, ठीक है। इस प्लंजर की लेंथ कितनी होती है, 40 से 50 mm। विकार्ट एपरेटस को, है ना, ये जो विकार्ट प्लंजर है विकार्ट एपरेटस में रहती है। विकार्ट एपरेटस का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल है, अलग अलग टेस्टिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट में करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट में करते हैं इसका यूज। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल करते हैं IST निकालने में। तीसरा इसका यूज करते हैं हम FST को निकालने में। तो ये जो प्लंजर है ना, ये जो प्लंजर का बात कर रहा है यहाँ पे 10 mm, एक्चुअली ये प्लंजर का अलग अलग टेस्टिंग में, एपरेटस सेम है लेकिन अलग अलग टेस्टिंग में इस प्लंजर का शेप अलग अलग होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होता है। मतलब प्लंजर में जो नीडल लगी रहती है ना, प्लंजर में जो नीडल लगी रहती है उसका शेप एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होता है। लेंथ सभी के लिए सेम, लेंथ सभी के लिए 40 से 50 mm ही होगा, लेकिन उसका शेप एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हमें सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर शेप चाहिए होती है इस तरह का, जिसका डायमीटर होता है 10 mm, ठीक है। तो ये नीडल लगी रहती है। तो ये जो यहाँ पे पूछ रहा है ये बेसिकली कंसिस्टेंसी टेस्ट वाला पूछ रहा है। इनिशियल सेटिंग टाइम जब हम निकालने जाते हैं तो स्क्वायर नीडल होता है ना, इट इज ए स्क्वायर नीडल, और जिसकी मतलब 1 mm स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर का होता है, ओके। नेक्स्ट फाइनल सेटिंग टाइम जब हम निकालने जाते हैं हम वहाँ पे एनुलर रिंग का यूज करते हैं। मतलब एक रिंग ऐसा और एक रिंग होगा, एनुलर रिंग होता है, ठीक है। इस तरह का एक रिंग होता है एनुलर रिंग, एनुलर कॉलर इसको बोला जाता है, और इसका डायमीटर जो होता है ये होता है लगभग 5 mm, ठीक है। ये जो एनुलर रिंग हम यूज करते हैं इट इज ऑफ 5 mm। ये क्या है, ये सॉलिड नहीं होती, हॉलो होती है एनुलर रिंग। फाइनल सेटिंग टाइम कैसे पता लगाते हैं, हम इस एनुलर रिंग को कंक्रीट के ऊपर रखते हैं, जो कंक्रीट सेट हो चुकी है प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं वो इंप्रेशन छोड़ रहा है कि नहीं। अगर इंप्रेशन छोड़ रहा है ना, हल्का इंप्रेशन, तो ये मान के चलते हैं कि अभी मतलब सेट हो गया। हल्का मतलब ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए उसके अंदर, हल्का, बस एक हल्का स्लाइट मार्किंग छोड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा गहरा भी नहीं। मालूम है SSC वालों को जिंदगी भर यही लगता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख के जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले पिछले साल भी पूछा हुआ था, है ना। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव सीमेंट पेस्ट ऑफ इतना ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, क्या मतलब ड्राई सीमेंट का वेट कितना है, ड्राई सीमेंट का वेट है आपका 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम ड्राई सीमेंट में आप वाटर मिला रहे हैं तो आपका वेट सीमेंट बन रहा है, वेट मिक्स। तो ये जो वेट सीमेंट है ये कितना बन रहा है, 1875 ग्राम बन रहा है। तो वाटर का वेट कितना है, 375 है कि नहीं, 375 ग्राम, यही है वाटर का वेट, ओके। दिस इज द वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ से पूछ रहे क्या परसेंटेज ऑफ वाटर कितना, तो परसेंटेज ऑफ वाटर मतलब करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी आप निकालेंगे तो 375 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100 करिए, 25% आ जाएगा। देखिए ये जो सवाल आपसे पूछा गया है ना, ये पूछा गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग से जुड़ी हुई, है ना। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो किया जाता है
उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट्स पूछा है, और इनमें से आपको पूछा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सही नहीं है। ये बीच में यह टकाटक कहाँ से आ गया? वेल ठीक है। पहला, सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार आर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ इतना, इन रेशियो में। हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम 1:3 में ही बनाते हैं। 200 ग्राम सीमेंट लेते हैं एंड 600 ग्राम हम क्या लेते हैं? सैंड लेते हैं। और ये जो सैंड होता है ये कौन सा सैंड होता है? दिस सैंड इज योर इनोर सैंड, इनोर सैंड। इसी सैंड को हम एज ए स्टैंडर्ड सैंड कंसिडर करते हैं, इनोर सैंड। फिर ये कंसिडर करने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें हम पानी मिलाते हैं। वाटर कितना मिलाते हैं? क्योंकि हमको पेस्ट बनाना है ना, तो पानी मिलाते हैं हम। मान लो P आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, तो P/4 + 3% बाई वेट। जितना पानी आएगा उतना पानी मिला देंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, वाटर इज एडेड टू रेट ऑफ P/4 + 3% of water where P is the percentage of water for standard consistency where P is the इतना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है। ए क्यूब मोल्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज यूज्ड। देखिए आप, ये चीज गलत है। हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 का यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं 70.6 mm साइज का। ठीक है, दिस इज दिस साइज। ये होता है क्यूब, मतलब उसका साइज है ना। क्यूब मतलब एक साइड का ये लेंथ होता है 70.6 mm। मतलब इसका अगर क्यूब बनाओगे इतने लेंथ का, तो इस क्यूब का जो सरफेस एरिया आपको मिलेगा ना, ये वाला सरफेस एरिया, ये लगभग होता है राउंड फिगर 5000 mm²। याद रखना, ये लगभग होती है राउंड फिगर इसकी 5000 mm²। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत। दी प्रिपेयर्ड मोल्ड्स आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर आप याद करेंगे तो ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे नहीं रखा जाता है इसको। हम ये जो मोल्ड को बनाते हैं, फिर इसको मतलब एट रूम टेम्परेचर हम सबसे पहले रखते हैं पानी के अंदर एट 27 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो होगा आपका 90%। ठीक है, ओके। जो वाटर और वो जो टेस्ट रूम है उसका जो टेम्परेचर होगा वो ये टेम्परेचर रहता है। तो 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, नॉट 50%। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या याद रख सकते हैं? इसमें लोडिंग रेट भी याद रखिएगा। लोडिंग रेट कितना होता है? जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उस दौरान जो लोडिंग रेट होती है वो होती है 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट, है ना। 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। ये होती है लोडिंग रेट। इस तरह से हम लोड को अप्लाई करते हैं। तो ये लोडिंग रेट भी कभी कभी डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हम लोड को ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, सडन लोडिंग नहीं करते। मतलब ये जो 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। हम 1 मिनट के अंदर लोड कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं कि इस रेट के साथ अप्लाई करते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर लास्ट में आपका इतना लोडिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से कुछ हम लोड को अप्लाई करते हैं। क्लियर है? ओके। फिर ये जो 70.6 है, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 7.06 सेंटीमीटर। तो ये साइज का स्पेसिमेन हम बनाते हैं, नॉट 10 mm इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10। 7.06 इंटू 7.06 इंटू 7.06, दिस इज योर साइज ऑफ स्पेसिमेन। समझ गए बात को? ठीक है। और कितना पानी मिलाते हैं? इतना, P/4 + 3% बाई वेट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इतना पानी मिलाते हैं, क्योंकि ये अलग से भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है। और ये लोडिंग रेट वाला भी, साइज वाला भी, ये 27 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री /90% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा। दिस ऑल थिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये किस चीज से जुड़ी हुई है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट से।
क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए। पोजोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? डैम, मैसिव फाउंडेशन, अबटमेंट। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए इन सभी के लिए आप पोजोलाना सीमेंट को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इस क्वेश्चन का डी। ऐसा क्यों है? आप बोलोगे डैम के लिए तो सर आपने लो हीट सीमेंट बोला था, LHC। तो ये जो पोजोलाना सीमेंट होती है ये भी एक तरह का लो हीट सीमेंट ही होता है, और इसको भी हम मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं, लाइक डैम्स में, है ना, थिक फाउंडेशंस में, मतलब मैसिव बड़े बड़े फाउंडेशंस में। अबटमेंट का भी मास कंक्रीटिंग होता है। मेराइन स्ट्रक्चर्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है। मेराइन स्ट्रक्चर, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ध्यान रखना, मेराइन स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल अटैक से बचने की क्षमता बढ़ जाती है ना, ये चीज है। फिर आप इसको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को बनाते वक्त इसको यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, ओके, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को समझते समझते चलिए, नोट करिए। मतलब कंस्ट्रक्शन नियर सी वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे यूज करिए, डैम कंस्ट्रक्शन में यूज करिए, ठीक है। नाउ इसको आप प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स को बनाते वक्त भी यूज कर सकते हैं। प्री स्ट्रेस्ड मेंबर, ठीक है, इसमें भी इसका यूज किया जा सकता है, चाहे वो प्री टेंशनिंग के माध्यम से आप प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हो या पोस्ट टेंशनिंग के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अच्छा, चूंकि इसका केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, इसलिए क्या सीवेज पाइप जो हम बनाएंगे, अरे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सीवेज पाइप जो बनाएंगे उसमें इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। पोजोलाना एक्शन क्या करता है? यही तो करता है, जो अनवांटेड चीजें हैं उसको एज ए सीमेंटिंग मटेरियल वो कन्वर्ट कर देता है, जो पोजोलानिक मटेरियल होती है। पोजोलानिक मटेरियल का अपना कोई खुद का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जब वो सीमेंट के साथ मिलता है, उनके इंग्रेडिएंट से रिएक्ट करता है विद वाटर, देन वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसके सीमेंटिंग वैल्यू होते हैं, CSH जेल बनाती है वो, ठीक है, उसकी सीमेंटिंग वैल्यू होती है और स्ट्रेंथ डेवलप करती है सीमेंट के अंदर, एंड रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ केमिकल अटैक। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या है, अल्कलिनिटी को कम कर देता है। सीमेंट में जो अल्कलिनिटी होनी चाहिए इसको कम कर देता है, जिस कारण से इस तरह के कंक्रीट में जो आर्स रिइंफोर्समेंट हम यूज करेंगे उसमें जंग लगने का डर बन जाती है, फिर कोरिजन का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कलिनिटी गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, वाई अल्कलिनिटी कम हो जाती है, इस कारण से कोरिजन का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। ये लॉजिक कहीं सुना था? नहीं सुना था तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए होता है ना क्योंकि ये कुछ इमिशंस को कम कर देता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का जो इमिशंस होता है उन इमिशंस को ये कम कर पाता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। देखिए जो पोजोलानिक मटेरियल जैसे फ्लाई एश वगैरह ये सब, ठीक है, तो ये जो पोजोलानिक मटेरियल होती है ना ये काफ़ी फाइन होता है, और ये काफ़ी फाइन होने के कारण क्या होता है ना, जो वॉइड्स वगैरह रहते हैं, है ना, गैप वगैरह रहते हैं कंक्रीट के अंदर मान लो, तो उसमें ये जाके फिल हो जाता है। उसमें फिल हो जाने के कारण क्या होता है, आपका श्रिंकेज कम होता है। सबसे पहले तो हनी श्रिंकेज कम होगा, मतलब हनी, फिर आपका सेग्रीगेशन वगैरह ये सब चीज़ भी रुक जाएगी, सेग्रीगेशन ब्लीडिंग वगैरह ये सब जो डिफेक्ट था ये भी नहीं होगा, तो हनी कम्बिंग नहीं होगा, हनी कम नहीं होगा, और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि इन सब चीज़ों के कारण स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंक्रीट विल इंक्रीज, ड्यूरेबिलिटी विल इंक्रीज, है ना। ये भी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होता है, बस इसमें पोजोलानिक मटेरियल को ऐड किया जाता है। इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट ही होती है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका भी 10 घंटा होता है, ठीक है। और देखिए हाँ, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है ना ये कहीं ना कहीं आपका ओपीसी से कम होता है, क्योंकि ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है, समझ गए बात को। इसमें रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ओपीसी से कम होता है। इट हैव लोअर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू ओपीसी।
क्योंकि मालूम है आपको इसमें C2S का परसेंटेज ज़्यादा होगा, C3A वगैरह का कम होगा, है ना, इसलिए लोअर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ रहता है इसका। ठीक है, ये जो सीमेंट होती है काफ़ी फाइन होती है, ये काफ़ी फाइन होती है। कौन? पोजोलाना सीमेंट काफ़ी फाइन होती है, इसलिए प्लास्टरिंग पर्पज से, ठीक है, अगर जो चीज़ ज़्यादा फाइन है, महीन है, अच्छा है, तो प्लास्टरिंग करने में मज़ा आएगा ना उससे, तो प्लास्टरिंग पर्पज से इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टरिंग 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 क्यों, कौन से प्रॉपर्टी से मैं ये बात कर रहा हूँ? फाइननेस से, फाइननेस से, है ना, काफ़ी ज़्यादा फाइन होती है इसलिए। जैसे कि हमने देखा केमिकल रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाती है, मतलब सल्फेट अटैक जो हो सकता था उससे ये बचा लेता है आपको। ठीक है, इसलिए इसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह में यूज कर लेते हैं जहाँ पे सल्फेट अटैक के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है, अगर डिसएडवांटेज का बात करोगे तो एक ही डिसएडवांटेज होगा कि अल्कलिनिटी कंटेंट में रिडक्शन हो जाती है, जिस कारण से कोलिजन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट में चांसेस बढ़ जाती है, मतलब स्टील रिइंफोर्समेंट में जंग लगने की चांसेस बढ़ जाती है, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, और बाकी डिसएडवांटेज क्या, मतलब सेटिंग टाइम इसका स्लो है एज कम्पेयर टू ओपीसी, ये धीरे धीरे सेट होता है, तो क्यूरिंग बहुत अच्छे से करना होगा, ये जरूरी है। अगर क्यूरिंग अच्छे से नहीं करोगे तो ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होगी फिर, है ना, क्योंकि क्यूरिंग इंपॉर्टेंट है ना, ताकि अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट हो पाए, समझ रहे हो, वो जरूरी है। ओके, अच्छा आप बोलेंगे आखिर ये पोजोलानिक मटेरियल होता क्या, इसमें बेसिकली सिलिका प्रेजेंट रहती है अधिकतम मात्रा में, और अलुमिना भी थोड़ा रहता है इसमें, ऐसा भी कह सकते हो, अलुमिना भी रहता है लेकिन सिलिका रहता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पोजोलाना मे बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप, आर्टिफिशियल पोजोलाना, नेचुरल पोजोलाना। आर्टिफिशियल पोजोलाना जैसे कि अगर नाम बोलूँ मैं, फ्लाई एस, फ्लाई एश को कितना परसेंट रिप्लेस किया जा सकता है? 10 to 30% तक, है ना। सिलिका फ्यूम, राइस हस्क, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सब कुछ आपका आर्टिफिशियल पोजोलाना है। नेचुरल पोजोलाना अगर बात करें, जो वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह से निकलते हैं वहाँ से आपको नेचुरल पोजोलाना निकलता है, जैसे प्यूमिसाइट, है ना, फिर बर्न्ट क्ले, फिर डायाटोमोसियस अर्थ बोल के एक चीज़ होता है, वो चीज़, ये सब कुछ हमने लिखवा दिया आपको क्लास में। आई होप कि अब बहुत डिस्कशन हो गया इस सीमेंट के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, और कहीं आएगी तो और कुछ कुछ बताते चलूँगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना, मैं इसलिए ये सब चीज़ इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेंगे आपसे, अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें हर एंगल पर क्लैरिटी मिलना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, ये कंपोजिशन वाला है। देखो कंपोजिशन वाला क्वेश्चन का तो मतलब बात ही नहीं करो, ये तो अनगिनत बार आपसे पूछेंगे, है ना। तो जितने भी कंपोजिशन है, तुम्हारे सीमेंट के कंपोजिशन हो गए, फिर तुम्हारा ब्रिक का कंपोजिशन हो गया, लाइम का हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड, ये सब चीज़ तो बेसिक बात है ना बाबू, तो इनके ऊपर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? लाइम कितना परसेंट लेते हैं? लाइम सबसे ज़्यादा होता है ना। ओके, लाइम कितना? 63% लाइम। फिर ये एवरेज देखो, एवरेज मैंने बता रखा था, वही एवरेज यहाँ पे 63 डाल दिया। आप बोलोगे 60 to 65 बोला था सर रेंज, लेकिन एवरेज ले लो। सिलिका देखो 22%, अदर इंग्रेडिएंट बाकी सब मिला के, है ना, अलुमिना, अल्कली, ये वो सब कुछ 15%। ये है आपका जनरल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अच्छा, नीचे वाला भी क्वेश्चन देखोगे सेम लगेगा आपको, सेम तो है, तो ये क्यों नहीं सही है? एक्चुअली यहाँ पे मिस प्रिंट है, मेडिजी वाले गलत सलत टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये 22% नहीं, SSCJ का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें ये 2% लिखा हुआ होगा। ठीक है, 2%, तो बाकी सारा का सारा गलत। क्लियर है? ये क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, जानकारी मिलेगी। टू रिटार्ड इनिशियल सेटिंग टाइम दिस सीमेंट ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल इज, अरे सेटिंग टाइम को रिटार्ड करना मतलब डिले करवाना है। क्या करना है? डिले करवानी है, मतलब आगे लेके जानी है, जैसा आरआरबी और
क्या वहाँ आरआरबी, तो और क्या रेलवे जैसे लेके जा रहा है आरआरबी जेई और एसएससी का वैकेंसी को, वैसे और डिफरेंट स्टेट एजेई जैसे डिले करते रहते हैं। तो वही डिले करने का बात चल रहा है। कौन करेगा? जिप्सम करेगा, ठीक है, जिप्सम करेगा। ये जिप्सम हमको क्यों मिलानी पड़ती है? देखिए इसमें जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ना, C3A, इसका एक खास प्रॉपर्टी होता है C3A का, कि ये जो सीमेंट होती है उसमें फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी लेके आती है। ये फ्लैश सेट मतलब सीमेंट आपका बहुत क्विकली सेट हो जाता है, ठीक है। अलुमिना बेसिकली इसमें रोल करता है सेटिंग टाइम को कम करने में, है ना। तो फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम आती है ड्यू टू C3A, और इसी फ्लैश सेटिंग के प्रॉब्लम को काउंटरैक्ट करने के लिए, है ना, मतलब रोकने के लिए हम जिप्सम उसमें मिलाते हैं। जिप्सम कब मिलाते हैं? जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ना, जो क्लिंकर्स होते हैं ना, उसी में हम जिप्सम मिला देते हैं और फाइनल ग्राइंडिंग कर देते हैं आपका सीमेंट का, ठीक है। जिप्सम के दाने मिला देते हैं। अब वो ये जो जिप्सम है ये आप कितना मिलाओगे, देखना, हमेशा ध्यान रखना, ये चीज भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2.5 to 3% ऑफ जिप्सम हम मिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलाते हैं। 2.5 to 3% बाई वेट हम जिप्सम मिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलाते हैं। क्योंकि अगर जिप्सम भी हम ज्यादा मिला देंगे ना तो सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए हम जिप्सम को भी ज्यादा नहीं मिलाते, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। देखो जहां से भी आप लोग पढ़े होंगे, मेरे को मालूम है, या फिर आईएएस मास्टर मेडिजी इधर उधर की किताबों से पढ़े होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी किताब गलत, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्विक सेटिंग सीमेंट, एकदम साफ साफ क्लियर कट बात है, कॉपी में आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अल्यूमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म हम मिला देते हैं सीमेंट क्लिंकर में इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 to 3% बाई वेट ऑफ सीमेंट क्लिंकर। जो भी टोटल सीमेंट क्लिंकर की वेट होगी उसका 1 से 3% हम ऐड करके फिर पाउडर बनाते हैं सीमेंट का, है ना। तो ये चीज होती है, तो मतलब ये चीज होती है क्विक सेटिंग सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जिप्सम कम होगा, जिप्सम का परसेंटेज आपको, मतलब हमको सेटिंग कम करवानी है तो जिप्सम हम कम ऐड करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेन चीज जो हम ऐड करते हैं ना वो अल्यूमिनियम सल्फेट डालते ही डालते हैं। द मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी सी, अल्यूमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म। 1 to 3% इतना ये अल्यूमिनियम सल्फेट को इसमें डाला जाता है, समझ गए, क्विक सेटिंग सीमेंट को बनाने के लिए। लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म। देखिए ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, ये भी एक तरह का रीजन है ना, क्योंकि जिप्सम कम होगा सीमेंट में तो ऑब्वियसली वो सेटिंग जल्दी होगी। लेकिन मैंने क्या बोला, अलुमिना जो चीज होती है उसके कारण सेटिंग जल्दी होती है, तो अल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे हम मिलाते हैं। ये क्या करता है अल्यूमिनियम सल्फेट, ये सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है, ये सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3S या C3S और C3A, C3S एंड C3A, इनका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है इसको स्पीड अप करता है, एक्सेलरेट कर देता है, तो जल्दी जल्दी मतलब सेट होती है और स्ट्रेंथ भी डेवलपमेंट होता है इसमें, क्योंकि C3S इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। तो C3S का भी हाइड्रेशन को एक्सेलरेट करता है और C3A के हाइड्रेशन को भी एक्सेलरेट करता है, और C3A के कारण इनिशियल सेटिंग आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और C3S को भी एक्सेलरेट कर दिया अगर तो क्या होगा, स्ट्रेंथ, सेटिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगा। दिस इज द लॉजिक, समझ गए। ये आईएएस मास्टर वालों ने एकदम साफ साफ क्लियर कट गंदा सा गलत आंसर अपनी किताब में छाप रखा है। तो अब आपकी मर्जी, आप किसको फॉलो करोगे, ठीक है। सो दिस इज द मतलब सेकेंड प्रोबेबल आंसर हो सकता था, लेकिन द फर्स्ट प्रोबेबल आंसर अल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है, तो अल्यूमिनियम सल्फेट इज द फर्स्ट प्रोबेबल आंसर। 1 to 3% में हम इसको मिलाते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज का अगर बात करें, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, जैसा ओपीसी का आपने देखा था 30 मिनट, इसका होता है 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका होता है 30 मिनट FST। मतलब ये 30 मिनट के अंदर कंप्लीटली सेट हो जाती है, हार्ड होने लगती है, ये ऐसा चीज है। तो इसको हम जनरली कहाँ यूज करेंगे,
इसको हम जनरली यूज करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग या फिर रनिंग वाटर में कंक्रीटिंग अगर करनी है, अंडर वाटर या फिर रनिंग वाटर में कंक्रीटिंग अगर आपको करनी है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए जैसे टनल वगैरह बना रहे हो और टनल वगैरह में कोई बोल्ट वगैरह को कंक्रीट में डालनी है, तो बोल्ट के एंकरेज के लिए आपको एक मोल्ड जैसा कुछ चाहिए, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर कंक्रीट को यूज करेंगे क्योंकि जल्दी इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे फटाक से आप बोल्ट लगा पाओगे। समझ गए? मतलब जहाँ पे क्विक सेटिंग हमको चाहिए, क्विक सेटिंग चाहिए, ऐसे कंडीशंस पे यूज करेंगे, खास करके अंडर वाटर या रनिंग वाटर। ये चीज याद रखिएगा, क्विक सेटिंग सीमेंट इज यूज फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग या रनिंग वाटर कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। रेनी सीजन एंड कोल्ड वेदर में भी आप क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं। रेनी सीजन एंड कोल्ड वेदर में, कोल्ड वेदर कंडीशंस में क्विक सेटिंग सीमेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर माइनिंग या फिर टनलिंग वगैरह में, ठीक है, एंकरिंग फॉर बोल्ट के लिए हम इस क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको लगेगा रैपिड हार्डनिंग और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, रैपिड हार्डनिंग भी एक तरह का सीमेंट है जिसमें हम कोई स्पेशल एजेंट नहीं मिलाते। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट मिला है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलाएंगे, बस वहाँ पे क्या करते हैं, C3S का कंटेंट को बढ़ा देते हैं, C2S का कम कर देते हैं, और वो जो सीमेंट है उसको हम रिपेयर वर्क में जनरली यूज करते हैं, इन रिपेयरिंग वर्क्स, ठीक है। इसका कुछ कुछ डिमेरिट भी तो होगा, बिल्कुल है। देखिए, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट मिला रहे हैं तो सल्फेट कंटेंट बढ़ गई तो सल्फेट अटैक की चांसेस बढ़ जाती है। फिर आपका रिइंफोर्समेंट में कोरिजन होने लगेगा, सल्फेट अटैक वगैरह हो रही है, मतलब केमिकल रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाती है। तो इस कारण से क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज कम्प्रोमाइज्ड, है कि नहीं। ऐसे हम कह सकते हैं। मान लो क्विक सेटिंग है, जैसे आपने पानी मिला दिया, देख रहे हो IST 5 मिनट का है और FST 30 मिनट का है, तो तुरंत आपको काम करना होगा, नहीं तो कंक्रीट को यूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, वो सेट होने लगता है ना, इसलिए। समझ गए बात को। और देखिए, इतना जल्दी, इतना कम समय में सेट हो रहा है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा निकलेगा, तो वो प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन को उसको डिसिपिएट करना है, बाहर निकालनी है। मान लो अगर वो अंदर ही अंदर रह गया तो सेट होने के बाद फिर कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसकी सबसे बुरी बात है कि ये जनरली अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशल रिक्वेस्ट पर ही इसको बनाई जाती है, ये जनरली अवेलेबल नहीं होती। और इस पे चूंकि आप स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनवाएंगे इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। क्लियर? ओके। IS मास्टर में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, मेडिजी में मैंने नहीं देखा है, IS मास्टर में गलत दिया हुआ है, उन्होंने ए ऑप्शन को करेक्ट मान रखा है, तो वो गलत है। देखिए, मैंने बोल रखा था ये वाला डेटा भी पूछता है बारंबार, है ना। अगर P आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी है तो डिफरेंट टेस्टिंग में आप कितना कितना पानी मिलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम में हम मिलाते हैं 0.85 P, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IST में, FST में, IST FST दोनों के लिए हम मिलाते हैं 0.85, ठीक है, टाइम्स ऑफ P, इतना पानी। नेक्स्ट, आपका साउंडनेस टेस्ट जो होता है, साउंडनेस जिसमें ली चार्टलियर्स टेस्ट विच इज फॉर साउंडनेस फाइंड करने के लिए ड्यू टू लाइन, है ना, और ऑटोक्लेव होता है उसमें हम मिलाते हैं 0.78 P। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, कंप्रेसिव वाले में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम मिलाते हैं P/4 + 30%। फिर टेंसाइल के लिए, सॉरी, P/4 + 3%। टेंसाइल के लिए हम मिलाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम मिलाते हैं P/5 + 2.5%। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड का ये सवाल है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा रखा है क्लास में, चाहे वो सॉइल मैकेनिक्स की बात करें या बिल्डिंग मटेरियल की क्लास की बात करें, दोनों जगह पे अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रखा था। तो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एडिंग 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 30%, 38%। बिल्कुल सही है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
और देखिए जो बल्किंग ऑफ सैंड की अगर बात करेंगे तो ये जनरली सरफेस मॉइस्चर के कारण होती है, ठीक है, सरफेस मॉइस्चर के कारण होती है। ये वॉल्यूम इसलिए बनता है क्योंकि पानी ऐड करने के कारण ड्राई सैंड में वो वहाँ पे हनी कम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिस कारण से वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलता है। हनी कम स्ट्रक्चर कहने का मतलब इस तरह से सैंड पार्टिकल अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बीच में जो ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये वॉइड के कारण आपको एडिशनल वॉल्यूम देखने को मिलता है। और ये खास करके जो फाइन सैंड होता है उसमें अधिकतम देखने को मिलता है। बल्किंग की इफेक्ट, बल्किंग की फेनोमेना फाइन सैंड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोर्सर सॉइल, ये बात भी सही है। और यहाँ पे ये जो मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, इसी पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के रेंज में अगर हम पानी ऐड करेंगे तो ही हमको वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर हम जैसे 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 वॉल्यूम मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होता है, ये जो हनी कम स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कोलैप्स होना चालू हो जाता है। बहुत डिटेल में मैकेनिज्म मैंने समझा रखा है आपको, अपरेंट कोहेजन वगैरह इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब ये जो हनी कम स्ट्रक्चर बना था वो कोलैप्स होना चालू हो जाता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, हनी कम स्ट्रक्चर कोलैप्स होना चालू हो गया, मतलब वॉइड खत्म, तो वॉल्यूम उसकी डिक्रीज होना चालू हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन कोर्स सैंड, ये भी ट्रू है। इफ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड 10%, ये एक रेंज याद रखिएगा। इंक्रीज इन बल्किंग ऑफ सैंड स्टार्ट इंक्रीजिंग, नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। रियलिटी में जो क्वेश्चन था ये था डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही था एग्जाम में, मतलब रियल टाइम एग्जाम का बात कर रहा हूँ। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ओके। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बल्किंग ऑफ सैंड केवल सैंड में ही देखने को मिलेगा, ये बल्किंग फेनोमेना केवल सैंड में ही देखने को मिलेगा। क्ले में, सिल्ट में, या फिर बड़े बड़े दाने जैसे ग्रेवल्स वगैरह में ये बल्किंग का फेनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन सैंड, और सबसे मैक्सिमम होती है फाइन सैंड में, करस्पॉन्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5 to 6%। जब सैंड ड्राई होती है, हम पानी मिला देते हैं इतना इस क्वांटिटी में, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हनी कम फॉर्मेशन, ठीक है। और ये बेसिकली सरफेस मॉइस्चर के कारण हो रहा है। और मॉइस्चर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो हनी कम्बिंग बना था वो कोलैप्स होना चालू हो जाता है और उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होना चालू हो जाती है। क्लियर है? देखिए ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, मतलब सीमेंट के लिए, सीमेंट बनानी है तो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट को हीट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। सो ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन कोई बड़ा 30 मार खान वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कंपोजिशन ऑफ सीमेंट यदि आपको याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर देंगे। सो कंपोजिशन को बहुत क्लियर कट याद रखना है। मैंने उसको याद करने का आपको तरीका भी बताया था, लिसी मीना सलमान और अलका के साथ आयरन मैन का मूवी देखने कलकत्ता गए, बता रखा था, ठीक है। ये पूरा सीमेंट का कंपोजिशन है, तो मतलब ऐसा कुछ ट्रिक बनाओ जिससे कंपोजिशन याद रहे, और उससे परसेंटेज भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कंपोजिशन का ऊपर तो पूछा ही है लेकिन उसके अंदर परसेंटेज वाले सेक्शन से है, ठीक है। तो ये आंसर तभी आप कर पाएंगे जब आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शन जानते होंगे, ओके। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है लाइम, उसके बाद सिलिका, ठीक है, उसके बाद अल्यूमिना, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया, फिर अल्कली, अल्कली मतलब सोडा एंड पोटास, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है ये होती है 1.5%। लाइम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइम जो है ये होगा 63%, फिर सिलिका जो है ये होगा 20%, अलुमिना मतलब Al2O3, अलुमिना जो है ये होता है लगभग 6%, एवरेज डेटा लिख रहा हूँ आप इसी तरह याद रखिएगा। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन मैन, आयरन मैन जो है आयरन ऑक्साइड ये रहेगा 3%, फिर मैग्नीशिया मतलब MgO, इसके कारण अनसाउंडनेस आती है, ठीक है। और ये इसके कारण जो अनसाउंडनेस होती है वो हम निकालते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट को यूज करके। लाइम के कारण भी सीमेंट अनसाउंड हो जाती है एक्सेस लाइम के कारण। मैग्नीशिया 2%, अल्कली मतलब सोडा प्लस पोटास, सोडा प्लस पोटास, ठीक है।
सोडा और पोटास जो है, मतलब सोडा और पोटास का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, Na2O प्लस K2O, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज होती है ये 1%, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये होती है आपका 1.5% एवरेज वैल्यू। सो दिस इज द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अलुमिना और लाइम, सबसे कम पूछा है इन चारों में से। तो इन चारों में से सबसे कम आपको कौन नजर आ रहा है? क्या 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 मैग्नीशियम ऑक्साइड नजर आ रहा है, MgO, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2%। देखिए कंपोजिशन वाला एक क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो ये उसी पर बेस्ड अलग तरह से क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया। पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। लाइम, सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड। लाइम 63%, ठीक है। सिलिका 22%, हाँ ठीक है। अलुमिना 6, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये तो सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या गलती लग रहा है। सिलिका 63, ये पहले ही गलत हो गया। अलुमिना 63, गलत। आयरन ऑक्साइड 63, गलत। समझ रहे हो, इजी क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। ये जो प्रोपोर्शन है ना, ठीक है, जैसे हम लाइम, सिलिका, अलुमिना इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इनका रोल के बारे में ये क्वेश्चन आप पूछ लिया है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइम इन एक्सेस causes the cement to expand and disintegrate। एक्सेस लाइम के कारण सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाता है ना। और इसी चीज का पता लगाने के लिए हम अनसाउंडनेस टेस्ट करते हैं, एंड अनसाउंडनेस ड्यू टू एक्सेस लाइम को पता लगाने के लिए हम ली चार्ट-लियस मेथड को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, लाइम जो है ना ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बट लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा अगर डाल दोगे, मतलब 63% जो एवरेज आपने देखा था उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे, तो अनसाउंड बना देगा सीमेंट को, मतलब क्रैक डेवलपमेंट्स होंगे, एक्सपैंड करेगा, क्रैक डेवलपमेंट होगा। सिलिका का बात करते हैं, सिलिका भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिलिका अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये सेटिंग टाइम को डिले करने में काम करता है। सिलिका जो है सेटिंग टाइम डिले करेगा, मतलब सीमेंट को धीरे धीरे सेट होने के लिए मजबूर करेगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अलुमिना जो है, अलुमिना इन एक्सेस रेड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। अलुमिना अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सीमेंट का स्ट्रेंथ तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, और अलुमिना जो होती है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट। इसलिए हम देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट अगर बनानी होती है उसमें 1 to 3% ऑफ अल्यूमिनियम सल्फेट मिलाते थे। समझ रहे हो बात को, याद आ रही है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छा, कभी कभी पूछेगा कि सीमेंट में कलर किसके कारण आता है, तो आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके कारण कलर आती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण हार्डनेस भी आती है, आयरन ऑक्साइड के कारण भी कुछ हद तक हार्डनेस आती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण भी हार्डनेस आती है। मैग्नीशिया भी सीमेंट को अनसाउंड बनाता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और देखिए सीमेंट अगर हार्ड होगा तो उसको यूज करके जो कंक्रीट वगैरह जो भी चीज बनाएंगे उसको यूज जहां भी करेंगे, तो मान लीजिए सरफेस पे अगर ऐसे सीमेंट का मोर्टार को बना के सरफेस फिनिश कर रहे हैं, तो सरफेस फिनिश अच्छे से नहीं कर पाओगे आप, हार्ड है, इसलिए अच्छे से सरफेस फिनिश विल बी नॉट नीट एंड क्लीन। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब डिफिकल्टी होगी सरफेस फिनिश अचीव करने में। ये क्वेश्चन पढ़िए, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अच्छा आगे नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये है क्वेश्चन, इनकरेक्ट, ठीक है, मतलब ये सारे जो स्टेटमेंट हैं इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, रेसिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू IS सीव नंबर 9। IS सीव नंबर 9 मतलब 90 माइक्रोन की सीव होती है, और ये फाइननेस टेस्ट का बात कर रहा है, तो रेसिडुअल डज नॉट एक्सीड इतना सही है फॉर OPC। फॉर PPC ये यही हो जाती है, फॉर PPC यही हो जाती है आपकी 5%, ठीक है, और फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC ये भी हो जाती है सेम 5%। मतलब आप कह सकते हो PPC एंड RHC आर मोर फाइनर देन OPC। ये सीव मेथड का बात कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm,
बिल्कुल साउंडनेस की मैक्सिमम वैल्यू 10 mm होती है, इसमें इससे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। ली चार्टलियर्स मेथड करके हमने देखा था। तो साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। फॉर ओपीसी दिस साउंडनेस शुड नॉट एक्सीड 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट, ये बात भी सही है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है ये हम कैसे निकालते हैं, विकार्ट एपरेटस के अंदर निकालते हैं, और ये 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होती है, मतलब 600 मिनट। क्लियर है। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर 7 days इज नॉट लेस देन 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे इससे ज़्यादा होता है। मान लो ओपीसी 33 का बात करोगे, ओपीसी 33, तो हमने बताया था 28 डे पे तो फुल स्ट्रेंथ अचीव करेगा, मतलब 33 होना चाहिए। ठीक है। 3 डे पे वो लगभग होता है कितना, हाफ, समझ गया। और 7 डे पे वो होता है आपका 2/3 स्ट्रेंथ, 2/3। 2/3 आप देखेंगे तो वो तो लगभग 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 220 आएगा। तो ये 175 का बात कहाँ कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये जनरली आप किताब में नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन जिंदगी भर में पूरा एसएससी के एग्जाम में एक ही बार मतलब अपीयर हुआ है और कभी नहीं पूछा गया। तो इसको एक नोट बना के आप लिख सकते हो। एज ए नोट, बाय मेकिंग ए नोट यू कैन राइट इन कॉपी। हो सकता है कोई दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाए। द कॉमर्शियल नेम ऑफ व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोलोक्रिट, रेनबो सीमेंट, सिल्वीक्रिट। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ये सभी करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें जो ऊपर वाले दो हैं कौन कौन से, कोलोक्रिट एंड रेनबो सीमेंट, ये जो होते हैं ना ये कलर्ड सीमेंट होते हैं। जैसे रेनबो में अलग अलग रंग होता है देखो, तो ये तो कलर्ड सीमेंट हो गए। और सिल्वीक्रिट जो होता है, कौन सा, सिल्वीक्रिट, ये व्हाइट कलर का होता है, इट इज व्हाइट सीमेंट, है ना। तो यहाँ पे व्हाइट सीमेंट और कलर सीमेंट दोनों के बारे में पूछ रहा है। और ये कलर सीमेंट, ये पहला वाला नाम कोलोक्रिट, इसमें तो कलर लग ही रहा है, नाम ही जुड़ा हुआ है। रेनबो, इंद्रधनुष, ये तो कलरफुल होती ही होती है। सिल्वीक्रिट, ये बस आपको याद रखना है कि इट इज व्हाइट सीमेंट, है ना। ये कॉमर्शियल नेम है जो यूज किए जाते हैं। 2017 में पूछा गया, ज्यादा लेट नहीं है, हो सकता है आगे अपीयरिंग एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आपको दिखे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको पिक करिए। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस सेटिंग टाइम, नहीं इंक्रीज करता है ना, तो ये गलत है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट विथ वाटर इज C2S, नो, ये गलत है। क्यों, इट इज C3A। C3A सबसे पहले रिएक्ट करता है। और C2S याद रखना, C2S मतलब स्लोली रिएक्ट करता है, धीरे धीरे, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इनके कारण कम होती है। लेकिन अगर C2S कंटेंट आपका सीमेंट में ज़्यादा है तो ऐसे सीमेंट का केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, समझ गए। जैसे सल्फेट अटैक वगैरह के करस्पॉन्डिंग उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। केमिकल अटैक से बहुत अच्छे तरीके से बचा सकता है। तो लो हीट सीमेंट के कैटेगरी में जो जो सीमेंट आते हैं उनकी केमिकल अटैक के मतलब केमिकल अटैक के रजिस्ट्रेशन बहुत मतलब रजिस्टिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छे होते हैं। ठीक है। सी, बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट्स पार्टिकल साइज आर फाइन। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट पार्टिकल साइज आर फाइन, अरे ये भी तो स्टेटमेंट गलत है। बल्किंग ऑफ सैंड होगा ज्यादा, मोर, व्हेन इट्स पार्टिकल्स आर फाइन, क्योंकि फाइन सैंड में ज़्यादा, ड्राई फाइन सैंड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे उसका मतलब ये बल्किंग डिक्रीज हो जाएगा, उतना ज़्यादा बल्किंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अरे अब इसमें तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्या क्वेश्चन बनाया है ये, गजब। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता तो सही रहता कि ऑल ऑप्शंस आर
करेक्ट नहीं होके इनकरेक्ट। क्या समझे? अगर ये ऑप्शन रहती तो ऑप्शन नंबर डी हो जाती सही। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अरे मेरी जी वालों ने क्या किया है, और उसके ऊपर से ये अड्डा 247 ने इसको उल्टा कॉपी भी किया है, क्या बोलोगे? देखिए अब बारिश एक्चुअली शुरू हो गई है ना, तो बगल में बारिश का आवाज भी आ रहा होगा वीडियो में, हो सकता है। तो बारिश खतरनाक है, लाइट नहीं है, बस लैपटॉप में चार्ज है, क्वेश्चन बनानी थी इसलिए हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे भाई लोग एडजस्टमेंट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चार्टलियस डिवाइस। साउंडनेस टेस्ट किया जाता है ली चार्टलियस डिवाइस को यूज करके, और वो भी हम डिटरमाइन करते हैं साउंडनेस ड्यू टू लाइन। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। द टाइप ऑफ मोर्टार विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटरलॉग्ड एरिया। सीमेंट मोर्टार, लूज मोर्टार, मोर्टार ऑफ वेरी हाई कंसिस्टेंसी, मोर्टार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो। किसी का भी लॉजिक नहीं बनता, ये सब तो कुछ होता भी नहीं है। सीमेंट मोर्टार, वाटर लॉग्ड एरिया में हम जनरली सीमेंट मोर्टार या लाइम मोर्टार का यूज करते हैं, और उसकी जो प्रोपोर्शन होती है ना बाबू लोग, 1:3 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइम मोर्टार अगर आप यूज करें तो जो लाइम होना चाहिए वो हाइड्रोलिक लाइम होना चाहिए, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, ये वो लाइम होना चाहिए। और कुछ कुछ प्रोपोर्शंस बताता हूं, ध्यान रखिएगा। डीपीसी में या फिर सीमेंट कंक्रीट रोड में, ठीक है, हम सीमेंट मोर्टार का यूज करते हैं और जनरली हम 1:2 में यूज करते हैं। प्रोपोर्शन होती है इतना, ये कितना होती है 1:2। जनरल आरसीसी वर्क सच मतलब लिंटल हो गया, पिलर वगैरह हो गया, स्लैब वगैरह, उसमें हम सीमेंट मोर्टार अगेन 1:3 का यूज करते हैं। और कंक्रीट मिक्स जो यूज करते हैं ना, है ना, मतलब लिंटल में, पिलर में, स्लैब में, इन सब में जनरली जो कंक्रीट मिक्स यूज किया जाता है वो 1:2:4 का यूज किया जाता है कंक्रीट मिक्स। और सीमेंट मोर्टार जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1:3 का। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम केसेस में 1:3 ही देखने को मिलेगा। नाउ पार्टीशन वॉल एंड पैरापेट वॉल में, पार्टीशन एंड पैरापेट वॉल अगर आप बना रहे हैं तो वहां पर जो सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे आप 1:3 का यूज करिए, लेकिन पार्टीशन या फिर पैरापेट वॉल में लाइम मोर्टार यूज करने का बात अगर करेगा आपसे तो 1:1 बोल देना, 1:1। कहां पे? पार्टीशन वॉल या फिर पैरापेट वॉल पे सीमेंट मोर्टार माने की 1:3, लाइम मोर्टार माने की 1:1। समझ गए बात को? ओके। पॉइंटिंग वर्क में हम यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार 1:1 to 1:2 तक का। प्लास्टरिंग वर्क में हम यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार 1:3 या फिर 1:4 का, और लाइम मोर्टार अगर यूज करेंगे 1:2 का यूज करेंगे। रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, इसमें भी हम यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार 1:3 का। समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीज कुछ कुछ बताया हूं, जितना याद रह सकता है रखिए, है ना। और बाकी तो टेबल लिखवा ही दिया हूं, याद करना जरूरी है। इस तरह का कभी कभी यहाँ तो प्रोपोर्शन नहीं पूछा, लेकिन प्रोपोर्शन पूछ लेगा। मैक्सिमम केसेस में जितना बार भी प्रोपोर्शन पूछेगा, डीपीसी में सिर्फ याद रखना 1:2, ठीक है। बाकी सीमेंट मोर्टार का सब जगह लगभग प्रोपोर्शन होता है 1:3, तो 1:3 पे टिक लगा देना। और जहां पे वाटर प्रूफिंग टाइप का चीज होगा वहां पे 1:2 लगा दीजिएगा। समझ गए? और प्लास्टरिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क, प्लास्टरिंग वर्क में थोड़ा कमजोर सीमेंट मोर्टार चाहिए होता है, पॉइंटिंग वर्क में थोड़ा ज्यादा अच्छा सीमेंट मोर्टार चाहिए होता है। प्लास्टरिंग वर्क में हम 1:3 से 1:4 तक का यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार, और लाइम मोर्टार 1:2 का। पॉइंटिंग वर्क में सीमेंट मोर्टार 1:1 to 1:2 तक का यूज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा भी मैंने लॉजिक दिया है क्लासेस में, ठीक है। आप वहां पे देख, थोड़ा तो छोड़ूंगा ना भाई ओके, थोड़ा तो क्लासेस के लिए बोलूंगा। ओके, आप उधर जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पर याद करिए। नेक्स्ट, आरसीसी ब्रिक वर्क में सीमेंट मोर्टार 1:3, मोटा मोटी याद हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टोन मेसनरी वगैरह का अगर बात करें, या फिर ब्रिक फाउंडेशन वर्क का बारे में बात करें, तो वहां पे सीमेंट मोर्टार बहुत कमजोर यूज होता है 1:6 का, 1:6 का स्टोन मेसनरी, ठीक है। स्टोन मेसनरी वगैरह
फाउंडेशन में, वहां पे 1:6 तक का यूज होता है, बहुत कमजोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज है रिटार्डर इन सीमेंट, जो सेटिंग टाइम को डिले करता है? जिप्सम। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज, केवल हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितना, 23% लगभग हम बता रहे थे आपको, मतलब 20 से 25%, फिर उसमें 15% ऐड करते थे, मतलब वो 15% पानी क्या होता था, जेल स्पेस का, जेल स्पेस जो है उसमें जो पोर्स बन गए उसमें फिल करता था। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। देखिए बाबू लोग, इस तरह का क्वेश्चन अभी आ जाएगा, बोलोगे कोई टीचर नहीं पढ़ाते ऐसा वैसा, ये कोई भी नहीं पढ़ाता, ठीक है, कोई पढ़ाता भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खुद याद नहीं रहेगा, वो जो भी टीचर उसको खुद याद भी नहीं रहता। ये प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि टीचर भी इंसान ही होता है ना। तो इसको करोगे कहाँ से, इसको खुद प्रैक्टिस करना होगा, जो बेसिक हाँ देखो, टीचर क्या सिखा सकता है, हम लोग आपको क्या सिखा सकते हैं, हम लोग आपको सिखा सकते हैं कोडल प्रोविजन के पीछे का लॉजिक, वो चीज आपको बता सकते हैं कि वो ऐसा है तो क्यों है, ये चीज हम करवाएंगे, याद ये सब चीज करना होगा, ठीक है। आईएएस कोड बूस्टर एक बोल के किताब आता है, आईएएस कोड बूस्टर, ठीक है, ये किताब आता है, लाल कलर का पन्ने में होगा ये किताब होता है यूथ पब्लिकेशन का, ये वाला किताब मंगाइए, और अपने प्रिपरेशन में जब एसएससी जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मान लो, तो इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान इस किताब को फॉलो अप करो, उसको भी एक बार रिवाइज करो, 1 या 2 बार, है ना, ज्यादा मोटा किताब है नहीं, तो 1-2 बार तो पढ़ा ही जा सकता है, उसको पढ़िए। तो यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ, ये होगा आपका आईएएस 1661, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 1661। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट डिकोडर पे आपको इस चीज का भी वीडियो मिलेगा, क्योंकि हमने इसको भी वीडियो के फॉर्म में बना के दे दिया, समझ गए बात को, ठीक है। और देखो यहाँ पे बाकी जो आईएएस कोड सब है, फिर आप बोलोगे सर उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा, अरे मतलब आपको मोटा मोटी जितना भी नंबर दिखेगा ना, हर एक नंबर पर आईएएस कोड है, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी लगेगा यहाँ पे जो पूछा है, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है। ये जो आईएएस 1400 है, इट इज फॉर ऑप्टिकल ग्लास, इट इज फॉर ऑप्टिकल ग्लासेस, ठीक है, जो चश्मा वश्मा पहनते हैं ना, उसका क्वालिटी चेकिंग के लिए है। बताओ क्या मतलब है उसका क्वालिटी चेक करना आपको, ठीक है। ये जो आईएएस 1500 है, ये थोड़ा अपने काम का है, ठीक है। इट इज फॉर मेटल का हार्डनेस को चेक करने के लिए जो एक टेस्ट होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, उससे जुड़ा हुआ ये कोडल प्रोविजंस है, हार्डनेस ऑफ मेटालिक मटेरियल। वो कौन सा मेथड है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट को भी ध्यान रखना, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ मेटालिक मटेरियल निकालते हैं, और इसके पीछे का कोड क्या है, आईएस 1500, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मतलब 1221 है, ये किसका है मालूम है, कलम का है, फाउंटेन पेन का, फाउंटेन इंक पेन, फाउंटेन इंक पेन, समझ गए बात को। सारा का सारा तो वैसे भी याद करने का जरूरी नहीं है। अब मान लो कोई बच्चा रियल में तुक्का लगाया होगा इस वाले क्वेश्चन में, तो समझो मतलब आंसर पूछा कि इसका प्लास्टर का रो लगा दिया होगा तुक्का में, किस मतलब 1221 मतलब इंक का, तो तुक्का लगाना कभी नहीं चाहिए, गलती होने का चांसेस तुक्का में ही ज्यादा होता है, ठीक है। जो इस तरह का एकदम ब्लाइंड क्वेश्चन है, जो थोड़ा भी नहीं आ रहा है, उसमें तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाओ। तुक्का कहाँ पे लगा सकते हो, इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी है अपने आप में क्वेश्चन सिंपल, लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो 1:1:6 करस्पॉन्ड टू, क्या इसका मतलब क्या होता है। इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लाइम है, दूसरा सीमेंट है ना, तो पहले में लाइम होगा 1 वाला, फिर सीमेंट होगा, फिर सैंड होगा, ऐसा कुछ बच्चा सोच के लाइम सीमेंट सैंड ये तुक्का लगा दिया होगा, तो उसका गलत हो गया होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो दिमाग लगा के किया है ना। आंसर होता है बी, पहले सीमेंट, फिर लाइम कितना पार्ट, फिर सैंड। इस तरह का जो मोटर बनता है इसको कहते हैं गेज्ड मोटर, ठीक है, इसको कहते हैं
गेज्ड मोर्टार, है ना, ये चीज हमने आपको बता रखा है। गेज्ड मोर्टार जो होती है उसकी हाई वाटर रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी होती है, हाई वाटर रिटेंटिविटी, इंप्रूव्ड वर्केबिलिटी आपको मिलता हुआ चलता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफी मिलता हुआ चलता है, क्योंकि सीमेंट भी आ गया ना अब इसमें, है ना, इसलिए। क्लियर है, समझ गए। गाउस्ड मोर्टार या फिर इसको कंपोजिट मोर्टार भी कह सकते हो, कंपोजिट मोर्टार, कंपोजिट मोर्टार, ठीक है। और इसका मेन चीज क्या है, प्रोपोर्शन में एक्स वाई जेड अगर लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब सीमेंट होगा, वाई का मतलब लाइम होगा, जेड का मतलब सैंड होगा, ठीक है। ओके, देखिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ सीमेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, यही स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपको लगेगा अरे सर क्यूरिंग करते हैं स्ट्रेंथ, अरे वो क्यूरिंग का अलग चीज है। यहाँ पे पूछा विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, नहीं, वो डिक्रीज होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए सीमेंट को ना हमें जनरली एक ड्राई रूम में स्टोर करके रखना होता है। अगर मान लीजिए स्टोरेज में कोई गड़बड़ी हुई है, मान लीजिए एयर टाइट रूम वगैरह में नहीं स्टोर करके रखें, तो उस कारण से क्या होगा, हाइड्रेशन वगैरह होगा, है ना, मतलब सीमेंट में भी हाइड्रेशन होने लगेगी और उसकी स्ट्रेंथ समय के साथ कमने लगेगी, समझ गए। तो नॉट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस, हाँ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 24 महीने के बाद द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस टू 50%, बिल्कुल सही बात है, ये स्टोरेज का बात कर रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्क्रीट मेड विद स्टोरेज डिटोरिएटेड सीमेंट, मतलब ऐसा सीमेंट को यूज किए आपने कॉन्क्रीट बनाने में जिसका स्टोरेज ढंग से नहीं हुआ है, गेन्स स्ट्रेंथ विद टाइम, गेन्स स्ट्रेंथ विद टाइम कहने का इन द सेंस यहाँ पर ये कहने का ये मतलब होता है, क्योंकि देखो जो कंक्रीट को अच्छे से स्टोर नहीं किए हो उसमें जल्दी से मतलब ये नहीं होता है, मतलब स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी से नहीं होती है, वो स्लोली स्लोली स्ट्रेंथ को गेन करेगी, वो ज्यादा समय लेता है हार्डन होने के लिए। तो ये कंक्रीट का बात कर रहा है कि ऐसे सीमेंट का अगर कंक्रीट बनाएंगे तो उसमें ऐसा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, समझ रहे हो बात को। तो हमेशा याद रखना जो खराब सीमेंट है वो जल्दी से सेट नहीं होगा ना, जल्दी स्ट्रेंथ उसमें डेवलप नहीं होगा खराब सीमेंट में, तो इसलिए इट विल हार्डन स्लोली विथ टाइम, तो ये लॉन्गर टाइम लेगा। क्लियर है। सीमेंट को हमें हमेशा ड्राई कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, एयर टाइट रूम में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। ओके, डैम्प, जितना डैम्प प्रूफ हो सकता है, जितना ड्राई कंडीशन हो सकता है उतना एडॉप्ट करो और स्टोर करो। और एक चीज बताता हूँ, आप बोलोगे सर बैग में स्टोर करें बस्ता में, तो कौन सा बस्ता में स्टोर करना ज्यादा सही रहेगा। देखिए पेपर बैग जो होती है इट इज बेटर देन जूट बैग्स, पेपर बैग जो होता है ये ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू जूट बैग, ठीक है। तो पेपर बैग में स्टोर करिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर मतलब ये ज्यादा सूखा रहता है अच्छे से, जूट बैग उतना अच्छे से सूखा नहीं रह पाता, उसमें थोड़ा मॉइस्चर का इफेक्ट हो जाती है, तो उसके अंदर सीमेंट होगा तो दैट विल बी ऑल्सो अफेक्टेड। और देखिए अगर मान लीजिए आप बैग में स्टोर नहीं कर रहे हैं, लंबा समय तक स्टोर करना है, तो सबसे बेस्ट स्टोरेज का तरीका मैं बताऊं क्या होता है। बैग से सीमेंट को निकालो, सीमेंट को एक ड्राई मतलब एक प्लेटफॉर्म लीजिए जो कि एकदम ड्राई हो, सूखा, और रूम भी जहाँ पे स्टोर करेंगे वो भी मॉइस्चर से उतना इफेक्ट ना हो रहा हो, वहां पर सभी सीमेंट बैग को उड़ेल दीजिए, मतलब एक हीप बना के रखिए सीमेंट को। अगर खराब होगा भी होगा, इफेक्ट होगा भी होगा, तो जो बाहरी सीमेंट होगा ये सब, है ना, इस पर थोड़ा इफेक्ट आएगी, लेकिन अंदर की मैक्सिमम पोर्शन तो आपको बच जाएगा, इट विल रिमेन सेफ। समझ में आ रहा है। तो हीप बना के स्टोर करना वो ज्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए सीमेंट को आपने 6 महीने से ज्यादा स्टोर कर लिए फिर जाके यूज करने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उस सीमेंट पर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग जो आपको करना चाहिए और उसी के बाद यूज करना चाहिए वो क्या है, दैट इज योर साउंडनेस टेस्ट। ये बहुत जरूरी है फॉर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग, साउंडनेस टेस्ट, समझ गए। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और सीमेंट बैग अगर आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखिएगा स्टोरेज का तरीका कितना मतलब जबरदस्त होता है।
एक क्लोज रूम रहता है, मतलब एक रूम लेते हैं बढ़िया एयर टाइट वाला, जिसमें मॉइस्चर का इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं हो। मान लीजिए ये रूम का दीवार वगैरह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो फ्लोर लेवल है, दिस इज योर फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल से, ठीक है, कुछ ऊंचाई पे हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईटा वगैरह रखिए या फिर पत्थर वगैरह रखिए नीचे में फ्लोर पे कुछ, है ना, कुछ सपोर्ट वगैरह, या फिर कुछ कंक्रीट का ही बना दो ऐसे। इसके ऊपर एक वुडन प्लेटफॉर्म रखिए, ये जरूरी है। और ये जो हाइट होना चाहिए, ये लगभग 15 से 15 to 23 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फ्लोर के ऊपर, ठीक है। 15 to 23 सेंटीमीटर, इतना ऊंचाई पे ये वुडन प्लेटफॉर्म लिया। अब ये वुडन प्लेटफॉर्म भी इस तरह से अरेंज करो कि ये जो रूम का दीवार है ना, ये वॉल है, तो रूम के दीवार से कम इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, क्लियरेंस गैप, वो होना चाहिए 30 सेंटीमीटर कम से कम। इस तरह से हम रखेंगे सबसे पहले ये वुडन प्लेटफॉर्म को। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सीमेंट का बैग रखना चालू कर देंगे। ये एक बैग, फिर ये दूसरा बैग, फिर ये तीसरा बैग, ये चौथा बैग, ठीक है, ऐसा। और चूंकि हमको एयर टाइट कंडीशन मेंटेन करना है, इसलिए बैग्स बैग्स जो सीमेंट का बैग है, ये इतना क्लोजली रखेंगे कि इनके बीच में एयर सर्कुलेशन ना हो, समझे, ऐसा। तो अब देखिए, ये एक लेयर रखे, फिर ये दूसरा लेयर रखेंगे, ओके, ये दूसरा लेयर रखेंगे, फिर तीसरा लेयर रखेंगे। इस तरह से करते 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 हम कितने लेयर तक बढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक आप 10 लेयर करिए, ऐसा आप 10 लेयर करिए, उससे ज्यादा नहीं करिए। क्यों, क्या दिक्कत होगा, अगर 10 लेयर से भी ज्यादा कर देंगे ना, तो दिक्कत ये होगा कि जो निचला वाला लेयर है बैग का, इसके ऊपर ऊपर वाला सीमेंट जो आपने रखा है, उसका इतना दबाव आ जाएगा कि वो निचला लेयर में जो बैग है वो फटने लगेगा, फट जाएगा, अपने आप ब्रस्ट कर जाएगा, ड्यू टू मीन्स सुपर इम्पोज लोड। समझ रहे हो बात को, तो ये सब चीज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सीमेंट बैग मस्ट बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल, सो दैट एयर सर्कुलेशन उनके बीच में कम होना चाहिए, ठीक है। ये जो स्टैक होती है, इसकी मैक्सिमम हाइट हम लेके चलते हैं 4.5 मीटर, उससे ज्यादा नहीं है। 4.5 मीटर तक मैक्सिमम हाइट होती है इन स्टैक की, समझ गया। उसमें जितना भी लेयर आ गया उसको रखो, उससे ज्यादा हमको नहीं करना, नहीं तो निचला वाला सीमेंट के बस्ता के ऊपर दिक्कत आने लगेगा, ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, हवा भी नहीं लगेगा। क्यों, मैं बोलता हूँ ना, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बाईजू, अन अकेडमी, ये वो दिस दैट, इन लोगों ने पढ़ाया होगा, मान लो यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ा है उनको मालूम भी नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, रियलिटी बोलता हूँ। लेकिन हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया था इसी के ऊपर वीडियो, जो बीएमसी का रिसेंट अपडेट हुआ है ना, रिसेंट अपडेट में मिक्स्ड डिजाइन, डिफेक्ट इन कंक्रीट, फिर जेल स्पेस रेशियो, इन सब चीजों को हमने एक्सप्लेन किया था। आपने नाम सुना है पावर एक्सपेरिमेंट का, पावर एक्सपेरिमेंट, तो ये क्वेश्चन है पावर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। जेल स्पेस रेशियो दिया हुआ है, उसको देखते हुए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सैंपल आपको बतानी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सैंपल बेस्ड ऑन पावर एक्सपेरिमेंट इज, अगर जेल स्पेस रेशियो इतना है तो वो निकालते हैं 240 × x पावर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पावर एक्सपेरिमेंट का। हमने पावर एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, और भी बाकी सारे एक्सपेक्ट जितने भी है पावर एक्सपेरिमेंट के, सारे सभी कुछ हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अपना बच्चा तो देख ही लिया होगा, आप लोग न्यू अगर हैं नहीं देखे हैं तो भी देख लीजिए। तो ये 240 x³ जो है, तो क्या है, 240 × x मतलब ये जेल स्पेस रेशियो, x क्या है, जेल स्पेस रेशियो, ठीक है, इट इज योर x। सो आप पुट करिए डायरेक्ट वैल्यूज को, ठीक है। 240 × 0.589 पावर क्यूब आप कर देंगे तो आपको सीधा का सीधा आंसर मिल जाएगा 49.04 मेगा पास्कल, इतना एमपीए। क्लियर है, पावर से एक्सपेरिमेंट है ये। तो जेल स्पेस रेशियो से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट कौन है, पावर एक्सपेरिमेंट। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, by using the concept of gel space ratio, just by only knowing gel space ratio, can we find out the strength of concrete sample? Yes, true, ऐसा भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
देखिए ये जो क्वेश्चन है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। तो एक्सप्रेशन याद रखना था बस। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ए, समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। ये देखिए इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन एज m इक्वल टू 0 टू t समेशन t माइनस टी नॉट डेल्टा टी। m क्या है, मैच्योरिटी, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आवर में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मैच्योरिटी को किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस डेज में, ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस आवर्स में। टाइम इक्वल टू हमने लिखवा दिया आपको, क्लास नोट्स में होगा आपके कॉपी में। टी इक्वल टू टाइम इंटरनल बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है, मतलब टाइम है, टाइम टाइम जो कंसिडर करेंगे। डेल्टा एफ इक्वल टू टाइम इंटरवल, डेल्टा एफ यहाँ पे डेल्टा टी है ये, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल टू टाइम इंटरवल। अरे किताब से भी छापते हो फिर भी गलत गलत क्यों छाप देता है भाई। टी इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ टीसीसी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, है ना। टी नॉट इक्वल टू डेटम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम इंटरवल, तो आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। एक्सप्रेशन पूछता है, फॉर्मूला किस तरह से होता है मैच्योरिटी का, इसको एक नोट बना के लिख लीजिए। सब दिखा के पाउज करके समझा दिया हूं। तो ये मैच्योरिटी है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस। मैच्योरिटी इज समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। हाँ देखो, घिसा पिटा रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कौन है वो, डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S, है ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का बात कर रहा है ना, C2S। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मेराइन वर्क के लिए कौन सा सीमेंट सुटेबल है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बता रखा है सब कुछ। लो हीट सीमेंट वगैरह हो गया डैम वगैरह के लिए, है ना, मैं मतलब मास कंक्रीटिंग में। रैपिड हार्डनिंग हो गया रिपेयर वर्क के लिए। हाई एल्यूमिना हो गया तुम्हारा, हाई एल्यूमिना सीमेंट मतलब अल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह, जैसे अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए, अंडर वाटर के लिए। मेराइन मतलब मेराइन कंस्ट्रक्शन के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग, क्योंकि वहां पे सल्फेट अटैक, केमिकल अटैक। इनमें से किस प्रोपोर्शन में हम यूज करते हैं सीमेंट और सैंड फॉर व्हाट, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। 200 ग्राम सीमेंट, 600 ग्राम सैंड, क्या हो गया 1:3। हमेशा याद रखना जिंदगी भर। इनोर सैंड लेते हैं, कौन सा सैंड, इनोर सैंड। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन पे फिर से मैं आ गया, देखो ये हाई एल्यूमिना मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, ठीक है। वो क्विक सेटिंग सीमेंट था जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट ज़्यादा मिला था, उसको हम क्विक सेटिंग सीमेंट बोलते हैं। ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये अलग चीज़ है फिर, ठीक है। ये बॉक्साइट वगैरह को यूज़ करके बनाया जाता है। अभी ये देखिए, ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये जनरली रिफैक्ट्री कंक्रीट के पर्पज से यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये झेल पाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है, ये हाई टेम्परेचर को झेल पाता है। रिफैक्टरी कंक्रीट, रिफैक्टरी कंक्रीट, ठीक है। इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क, समझ गए। इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क। और ये मेराइन वर्क के लिए तो सल्फेट रेजिस्टिंग बताया ही बताया। मार्सी लैंड भी होगा तो वहां पर भी इसी को यूज करते हैं, मार्सी लैंड। मार्सी लैंड से मीथेन वगैरह निकलता है, याद करो, ठीक है। तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है मार्सी लैंड में। क्विक सेटिंग सीमेंट को हम यूज करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग में। कौन सा, क्विक सेटिंग सीमेंट को हम यूज करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग में। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट जो होता है ना, जिसमें हम वर्केबिलिटी को एनहांस करते हैं बाई एडिंग सम केमिकल एडमिक्सचर्स, वो उसको हम यूज करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, ठीक है। जहां पर कंक्रीट में फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन हो सकती है, वहां पर हम एयर इंट्रेन्ड कंक्रीट का यूज करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इज इट क्लियर टू यू ऑल, मैक्सिमम चीजों को हमने बता दिया। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी अगर होगा, वो उसका भी सल्फेट रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है, केमिकल अटैक से वो भी काफी अच्छे से बचाता है। उसको भी आप मेराइन वर्क में यूज कर सकते हैं, सीवेज पाइप को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस नहीं लिखा है, सल्फेट रेजिस्टिंग है। वी विल टिक ऑन सल्फेट रेजिस्टिंग। इज इट क्लियर टू यू ऑल, गुड।
ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो श्रिंकेज को काफी प्रभावित रूप से इफेक्ट करता है? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट नहीं, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट ये एक तरह से कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जितना फाइननेस, फाइन कंटेंट जितना ज्यादा होगा, कोहेसिव मिक्स बनेगी, श्रिंकेज रिड्यूस होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है, तो वो है वाटर आप कितना मिला रहे हैं। ज्यादा वाटर मिला देंगे ज्यादा श्रिंकेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ज्यादा पानी इवापोरेट कर जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, तो वन ऑप्शन टिक करना आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बता रखा, लाइट नहीं है ना, आंधी तूफान आया हुआ है, गर्मी भी काफी ज्यादा लग रहा है, और मैं रूम लॉक करके वीडियो बना रहा हूँ। सो अब 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे सीमेंट पे और भी क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन लगभग सीमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट के ऊपर क्वेश्चंस। देखिए अगर आप सभी को वीडियो ये तो पसंद आएगा ही आएगा, अलग चीज है, लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू प्रिपेयर डेडिकेटली फॉर एसएससी जेईई, देखो भाई सही बोलता हूँ, हम लोग सिलेक्शन देते हैं। मैं सही बताता हूँ, हम लोग सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मैं सिलेक्शन पे बात करता हूँ। ठीक है, मेरे को प्रचार करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सिलेक्शन देते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली प्रचार करते हैं, दिल में बसते हैं। आओ ज्वाइन करो, एसएससी निकलवा दो, गुड लक। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है? स्लेकिंग प्रोसेस होती है, इसी को स्लेकिंग बोलते हैं। और ये सीमेंट के साथ जब होती है उसको हाइड्रेशन कहा जाता है, लाइम में स्लेकिंग कहा जाता है। ठीक है, अरे हाइड्रेटेड लाइम मतलब CaOH होल 2, CaOH होल 2 में बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, CaO प्लस वाटर मिलने के बाद। ओके, इसी को स्लेकिंग कहा जाता है। ये विगरस प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक होती है, जैसा हाइड्रेशन होता है सेम ये भी वैसा होता है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। पहला पढ़िए, एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी अकोम्पनाइड बाई इंक्रीज इन सीमेंट कंटेंट। हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आप पानी बढ़ा रहे हो तो उसके प्रोपोर्शन में सीमेंट को भी बढ़ाइए। बी, एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हाँ बिल्कुल सही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भले ही बढ़ाएगा लेकिन वर्केबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, ये भी सही है। लार्ज साइज एग्रीगेट इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी ड्यू टू लेसर सरफेस एरिया। बिल्कुल, फ्रिक्शन कम, सरफेस एरिया कम, इसलिए फ्रिक्शन कम, इसलिए वर्केबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, आजा आजा तेरी याद आई। हाँ, द फील्ड टेस्ट फॉर क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंसिस्ट इन पुटिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन ए बकेट, ठीक है, containing water, very good. A good quality of cement will क्या होगा? Immediately dissolve in water। अरे ये dissolve किधर से आ गया? dissolve मतलब घुल मिल जाना, गलत। float on water surface, ये तो गलत है, नाव थोड़ी ना बनाना आपने को। sink to the bottom of the bucket, बिल्कुल सही बात है। produce the steam, गलत। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। गुड क्वालिटी सीमेंट का ये प्रॉपर्टी होता है कि आप जैसे ही सीमेंट को डाल रहे हैं, है ना, वो पूरा मतलब बॉटम ऑफ बकेट पे चला जाए, सिंक हो जाए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, डिजोल्व नहीं होना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए, मतलब डूब जाना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर द रिपेयर ऑफ रोड आप इनमें से कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? ऑब्वियसली हमने आपको बारंबार बता रखा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे फॉर रिपेयर वर्क। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे फॉर व्हाट? फॉर रिपेयर वर्क। और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता कि रोड बनाने में, रोड पेवमेंट को बनाने में आप कौन सा सीमेंट यूज करोगे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होता? इनमें से सही होता सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी दिया रहता ना, तो रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है तो हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कह सकते थे। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे रिपेयर पूछा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर रिपेयर। लेकिन कंस्ट्रक्शन पूछता अगर इसी क्वेश्चन में, तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हो जाता आपका आंसर। और मान लीजिए ऑप्शन में रहता ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो वही आंसर आपका करेक्ट हो जाता, फिर ब्लास्ट फर्नेस
स्लैग सीमेंट। ठीक है, ओके। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 50 क्वेश्चन है लगभग सीमेंट का जो आया हुआ है आपका SSC में, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे 1-2 दिन में, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। प्लस इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSC, देखिए हम कंप्लीट बहुत डेडिकेशन और बहुत प्यार के साथ पढ़ाएं और आपकी रिजल्ट आती है। ठीक है, टेक्निकल में आपको डर भय करने की कोई जरूरत नहीं है। 400 में से इजीली एनी हाउ प्री और मेंस दोनों मिला के यू विल बी इजीली स्कोरिंग 320 330। ठीक है, मतलब मैं प्री प्लस मेंस दोनों को मिला के बोल रहा हूँ, ये एनी टाइम आप इतना अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। मतलब इसमें फिर एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है 360 370 तक के क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाए आउट ऑफ 400। सो हम आपको सिलेक्शन देंगे। कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड मैसेज मी एट 7008-420-353 कि ज्वाइन करना है, पढ़ना है। जो एनरोलमेंट फी अपनी वो है 3000 रुपीज़ फॉर टेक्निकल। आप नॉन टेक को भी पढ़ सकते हैं, जो कि अरविंद चौहान जी बना रहे हैं, वो क्वालिफाइड SSC 3 टाइम्स, डेडिकेटेड नॉन टेक है। ओके, बस हमारा वीडियो इसलिए आगे नहीं आ पाता ना, क्योंकि हम प्रचार नहीं करते, उतना पैसा हम खर्चा नहीं करते प्रचार के ऊपर। हम कंटेंट बनाना ज़्यादा मतलब अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। आई मीन रेलवे, तो उतना टाइम ही नहीं है कि हम प्रचार करने आए। ओके, सो गुड लक।